नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बुलाया बिहार बंद, चुनाव से पहले खेला ये मास्टर स्ट्रोक। खबर में आगे जिक्र होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा कैंडिडेट्स पर आई बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव ने दिए बड़े संकेत। आगे आपको बताएंगे कि चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहते ओवैसी लालू को पार्टी ने लिखी चिट्ठी, अब फैसले का है इंतजार। आगे खबर में आप बताएंगे कि विश्वासघाती बीजेपी का तरीका, डीएमके का आरोप, मोदी अमित शाह ने तमिलनाडु को अधिक धन आवंटन का झूठा दावा किया। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि आगामी बिहार विधानसभा सत्र सत्तारूढ़ एनडीए का आखिरी सत्र होगा, इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी तय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बुलाया बिहार बंद, चुनाव से पहले खेला ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस प्रक्रिया के विरोध में 9 जुलाई 2025 को बिहार बंद और चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने इस कदम के जरिए पप्पू यादव ने बिहार चुनावों से ऐन पहले मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया, जो 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलेगा। और इस प्रक्रिया के तहत बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र या 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी दस्तावेज। कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों का दावा है कि ये प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और इसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं को सूची से हटाना है। तेजस्वी यादव ने इसके लोकतंत्र पर इसे हमला करार दिया है। पप्पू यादव ने इस पूरे मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 जुलाई को हम पूरा बिहार बंद करेंगे, हम चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरेंगे और हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, मामला दायर करेंगे। हम इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस के साथ हैं और एनडीए सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा कैंडिडेट्स पर आई बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव ने दिए संकेत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 की रणनीति में जुटे हुए हैं। चर्चा है कि सपा 1 साल पहले ही पार्टी के उम्मीदवार तय कर देगी और इन तमाम कयासों का जवाब अब खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में कब और किस आधार पर प्रत्याशियों का फैसला होगा। अखिलेश यादव ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में हमने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और इस चुनाव में उम्मीदवार तय तो हमने किए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोगों से सुझाव लिया गया था। जो जानकारी मुझे दी गई, उस जानकारी को सोच समझकर वहाँ के क्या समीकरण हैं उसके आधार पर हमने सीटें तय की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहते ओवैसी लालू को पार्टी ने लिखी चिट्ठी, अब फैसले का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी एआईएमआईएम ने फिर से महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की। दरअसल 2020 में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी, लेकिन एक ही विधायक पार्टी में बचा है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को पत्र लिखते हुए कहा कि आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि विगत 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है और पार्टी का हाल ही दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विश्वासघात ही बीजेपी का तरीका, डीएमके का आरोप, मोदी अमित शाह ने तमिलनाडु के अधिक धन आवंटन का झूठा दावा किया। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार ये झूठ बोल रही है कि उसके शासनकाल में राज्य को कांग्रेस सरकार की तुलना में अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। द्रविड़ पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र मुरासोली ने डीएमके के ओरानियल तमिलनाडु सदस्यता नामांक अभियान पर अपने संपादकीय में कहा कि पार्टी हमेशा खुद को नया रूप देती रही है और यही कारण है कि ये अब भी युवा है। हालांकि इसने 75 साल के मील का पत्थर
पार कर लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 1 जुलाई को ओरानियल तमिलनाडु अभियान और 3 जुलाई को लोगों तक पहुंचने के लिए घर घर का दौरा शुरू किया। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने कहा कि ओटीएन में चुनाव अभियान, सदस्यता नामांकन, राज्य सरकार की उपलब्धियां और केंद्र द्वारा तमिलनाडु के साथ किए गए कथित विश्वासघातों को शामिल किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आगामी बिहार विधानसभा सत्र सत्तारूढ़ एनडीए का आखिरी सत्र होगा। इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की महिला इकाई ने शुक्रवार को दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा सत्र सत्तारूढ़ राजग का आखिरी सत्र होगा, क्योंकि इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का सत्ता में वापस आना तय है। ये बात अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कही, जिन्होंने राज्य की राजधानी पहुंचने पर यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत की। लांबा ने कहा कि एनडीए अपने आखिरी विधानसभा सत्र का सामना करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बिहार में सत्ता में वापसी तय है। राज्य में विधानमंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच निर्धारित है और वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। लांबा ने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक हास्यास्पद कवायद, तत्काल बंद किया जाए, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बिहार में चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को शुक्रवार को हास्यास्पद कवायद करार दिया और कहा कि इसे तत्काल बंद होना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग की इस कवायद से बिहार में मतदाताओं को हो रही परेशानी से संबंधित एक खबर साझा करते हुए ये आरोप भी लगाया कि लाखों मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये सरकार लोगों को तकलीफ देने में माहिर है। SIR लाखों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की कुत्सित कवायद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एकनाथ शिंदे ने लगाया जय गुजरात का नारा तो भड़के संजय राउत, दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा विवाद के बाद एक और बड़ा मुद्दा सियासी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में जय हिंद और जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात का नारा लगा दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने उन पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना युवी सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे का जय गुजरात के जय घोष का वीडियो शेयर करते हुए उन्हें अमित शाह की डुप्लीकेट शिवसेना बताया और कहा कि डुप्लीकेट शिवसेना का असली चेहरा अब सामने आ गया है। बता दें कि विपक्ष पहले भी यह आरोप लगाता रहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए लाए गए कई प्रोजेक्ट्स गुजरात भेज दिए गए हैं। दरअसल पुणे के जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात का नारा लगाया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहीं मौजूद थे। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के लोग खुद ही हंस रहे होंगे, 5 साल बनाम 1.5 साल की तुलना पर अशोक गहलोत का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल शर्मा सरकार के उस कथन पर तंज कसा है जिसमें सीएम ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल की तुलना पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल से की है। गहलोत ने कहा कि भाजपा की इस तुलना पर तो खुद संघ और पार्टी के अंदर के लोग भी हंस रहे होंगे। गहलोत ने कहा कि मेरे ख्याल से भाजपा वाले खुद ही इस पर हंसते होंगे। जो आरएसएस के लोग हैं और जो भाजपा के बौद्धिक लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, वो मन ही मन सोचते होंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये कह पाना ही बहुत बड़ा साहस है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की तुलना खुद सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में जाति आधारित गणना में लापरवाही बरतने पर सीएम हुए सख्त, 3 अधिकारियों को कर दिया निलंबित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए जाति आधारित गणना करते समय ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में बेंगलुरु महानगर पालिका के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यदि लोगों को डर है कि सर्वेक्षण ठीक से नहीं हो रहा है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कॉलेज प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए लॉटरी व्यवस्था पर मायावती का तीखा हमला, कहा विकृत प्रयोग। जहां दोस्तों, बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने पटना विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों में लॉटरी के जरिए प्राचार्यों की नियुक्ति किए जाने की निंदा करते हुए केंद्र सरकार को इस विकृत प्रयोग का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक लंबी पोस्ट में बिहार में लॉटरी के जरिए प्राचार्यों की नियुक्तियां किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय के 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों में लॉटरी की नई व्यवस्था के तहत प्रिंसिपलों की नियुक्तियों का मामला दिलचस्प होने के कारण देश भर, खासकर मीडिया और शिक्षा जगत में काफ़ी चर्चा में है। मायावती ने कहा कि स्थापित परंपरा से हटकर लॉटरी के जरिए नियुक्ति की विचित्र व्यवस्था लागू करने के कारण
केवल कला विषयों की पढ़ाई वाले 1863 से स्थापित पटना कॉलेज में केमिस्ट्री के प्राध्यापक प्रोफेसर अनिल कुमार प्राचार्य बन गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान की प्राचार्य प्रोफेसर अलका यादव, विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए प्रख्यात पटना साइंस कॉलेज की नई प्रिंसिपल नियुक्त हुई हैं। आपको अगर लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार की चीनी गारंटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं, खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार की चीन से गलबहियां करने की नीति को लेकर सवाल खड़े किए और कटाक्ष किया कि इस सरकार की चीनी गारंटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, खबरों के मुताबिक चीन ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र से अपने अधिकारी वापस बुला लिए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सच नहीं है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह नाकाम। मोदी सरकार ने डोकलाम और गलवान भूलकर चीनी कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाया था और चीनी नागरिकों के लिए वीज़ा जारी करना आसान कर दिया था ताकि PLI योजना में फ़ायदा मिले। क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है और चीनी अधिकारियों ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग तक को आधिकारिक नियुक्तियां या सहमति नहीं दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नवंबर के बाद JDU दफ्तर बीजेपी का हो जाएगा, न नीतीश रहेंगे CM, न बचेगी JDU, PK का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगाए गए PM मोदी के पोस्टर को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि नवंबर के बाद JDU दफ्तर भी भाजपा का हो जाएगा। चुनाव बाद ना तो नीतीश CM रहेंगे और ना ही JDU नाम की कोई पार्टी ही बचेगी। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA और जनसुराज के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भोजपुर के अगियाव और चरपोखरी प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। उनकी पहली सभा अगियाव के नारायणपुर गांव और दूसरी सभा चरपोखरी के मालौर गांव में आयोजित हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आधी हो रही है अन्नदाता की जिंदगी, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के किसानों को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार किसानों की दुर्दशा के प्रति उदासीन बनी हुई है, जबकि वो हर दिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सरकार पर कर्ज माफी और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कि किसानों की मांगों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सोचिए, सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में 667 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 667 उजड़े हुए घर हैं, 667 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे और सरकार चुप है, बेरुखी देख रही है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगी है, लेकिन MSP की कोई गारंटी नहीं है। जब वो कर्ज माफ़ी की मांग करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ़ कर देती है। आज ही की खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ रुपए का SBI फ्रॉड। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। BMC चुनाव से पहले फिर भिड़े उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, धनुष बाण किसका? जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर शिवसेना के 2 धड़ों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव तेज हो गई है। इस बार मुद्दा है शिवसेना के मूल नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण का। इसके लिए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला शिवसेना गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आगामी BMC और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों से पहले इस विवाद ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को तय की है। दरअसल जून 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के एक बड़े धड़े ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो गया है। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। इस बगावत के बाद फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह आवंटित कर दिया, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना नाम और मशाल चिन्ह दिया गया। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जो पिछले 2 सालों से लंबित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन की सरकार बनी तो दिव्यांगों के लिए मंत्रालय और आयोग का गठन किया जाएगा, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो दिव्यांगों के लिए मंत्रालय और आयोग का गठन किया जाएगा।
पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग अधिकार अधिनियम को मजबूती से लागू किया जाएगा। पटना के बापू सभागार में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के तत्वावधान में आयोजित राज्यव्यापी दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का किया बहिष्कार, बोले बीएलओ को गाँव में नहीं घुसने दें। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस अभियान का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वो किसी भी बीएलओ या चुनाव कर्मी को अपने गांव में प्रवेश करने की अनुमति ना दें और अगर कोई आ जाए तो चाय पानी कराकर विदा कर दें, लेकिन कोई दस्तावेज या जानकारी ना दें। पप्पू यादव ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को नौटंकी बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि यह अभियान गरीबों, युवाओं और पिछड़े वर्गों को मतदान करने से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि है, चुनाव आयोग लोकतंत्र की सेवा के लिए है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो जनता को महायुद्ध छेड़ना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिशा सालियान मौत मामला, संजय राउत ने फडणवीस को घेरा। रिपोर्ट के बाद आदित्य ठाकरे से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के मंत्री नितेश राणे से बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें दिशा मालियान मौत मामले में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ की गई अपनी पिछली टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने हालांकि कहा कि मामले में अभी तक कोई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है और जांच अभी भी जारी है। दिशा की 8 जून 2020 को मुंबई के मल्हार इलाके में स्थित एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस ने बम्बई उच्च न्यायालय में पिछले महीने दाखिल किए गए अपने हलफनामों में कहा कि पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या की है और मौत के इस मामले में कोई साजिश नहीं पाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जन विरोधी आदेश तुरंत वापस ले भाजपा सरकार, पुरानी गाड़ियां हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों को हटाने की बीजेपी सरकार के तुगलकी फरमान पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये तुगलकी फरमान बीजेपी और ऑटो कंपनियों के बीच साठगांठ का परिणाम है। बीजेपी ऑटो कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के 61 लाख मिडिल क्लास को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि इनमें से कई गाड़ियां बहुत कम चली हैं और प्रदूषण भी नहीं कर रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको खराब बताकर स्क्रैप करने को कह रही है। उन्होंने कहा कि फुलेरा की पंचायत वाली सरकार के इस फैसले से सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों, स्क्रैप डीलर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा। आपकी मांग है कि सरकार पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने के जनविरोधी आदेश तुरंत वापस ले। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने खाद की कमी का उठाया मुद्दा, कहा संकट से जूझ रहे हैं किसान, सरकार की कोई तैयारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि चीन द्वारा स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की आपूर्ति रोके जाने के कारण यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी खाद की कमी से देश के किसान जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। राहुल गांधी ने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज यही रीढ़ विदेशी निर्भरता के कारण झुकती जा रही है। भारत 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर चीन से मांगता है और अब चीन ने आपूर्ति रोक दी है। दोस्तों आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खादों की कमी से देश भर का किसान अब तक जूझ ही रहा है कि अब स्पेशलिटी खाद का चीनी संकट मंडराने लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल, कहा बिजली आपूर्ति होगी प्रभावित। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में जो है वो कार्यरत करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने का फैसला किया है। ये वितरण कंपनियां राज्य के 75 में से 42 जिलों में बिजली आपूर्ति करती है। दुबे ने कहा कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और इंजीनियरों ने वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं।
दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ 9 जुलाई को 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। सिर्फ हिमाचल में बादल फटने से तबाही, खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही भाजपा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और केंद्र सरकार ने पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में आपदा से संबंधित बकाया राशि तत्काल प्रभाव से जारी करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से जुड़ी घटनाओं ने मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है तथा 34 लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को राज्य में बादल फटने की 11 घटनाएं, अचानक बाढ़ आने की 4 घटनाएं और एक बड़ा भूस्खलन हुआ है।